सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, उसका आगे पढ़ाऊंगा। और वो जो है उसमें कल मैंने कहाँ तक पढ़ाया था, डेंसिटी पढ़ा दी थी कल, और भी उसमें कई सारे टॉपिक हो गए थे। तो आज उसे आगे बढ़ाते हैं भाई। और ये है नाउ व्हाट इज द मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट को जानने के लिए पहले पता होना चाहिए आपको व्हाट इज द एटम। मालूम है कि जितने भी मटेरियल है वो ऑल ऑफ देम आर ऑफ एटम्स, एटम के बने में होते हैं। और एटम क्या होता है, तुम अभी फिलहाल के लिए इमेजिन कर सकते हो कि एक स्फीयर है, इसके अंदर सेंटर में एक छोटा सा पार्ट है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसको? और न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं दो चीज़ें, क्या क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और चारों तरफ निगेटिव इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास जो एटम है, एटम के तीन पार्ट हैं। मतलब एटम इज मेड अप ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल। दो तो हो गए, कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये तीन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर दो होते हैं, कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर अभी इसके बारे में समझना है कि एक टेबल के थ्रू भी इनके अंदर क्या होता है, इन पार्टिकल्स के बारे में कुछ बात है। ये टेबल है जो याद करनी है अभी, के हैंड टू हैंड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का, इनका मास कितना कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg। याद कर लो हैंड टू हैंड सारे बच्चे। प्रोटॉन का मास होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। एक तीनों के मास याद कर ली। ठीक, एक इनका नेचर क्या होता है? नेचर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव, और ये क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब इसका कोई नेचर नहीं होता, ना ही पॉजिटिव होता है, ना ही न्यूट्रॉन पॉजिटिव होता, ना ही नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? चार्ज, इसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जिसको ई भी कहते हैं, और ये होता है निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव होगा। यही चार्ज पॉजिटिव होता है किसके ऊपर? प्रोटॉन के ऊपर। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो गया प्रोटॉन के ऊपर, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वहाँ कहते हैं 0 कूलम चार्ज। इस टेबल को हर हालत में याद करना पड़ेगा, लिखो अपनी कॉपी में तो याद कर लो। ठीक, लिखा हुआ है तो हाँ, एक चीज इसमें और समझ, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। किसके बराबर?
नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक मास जो कि इक्वल होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये बात याद करो इस तरीके से, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करोगे दोनों का, ये दोनों कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो जो न्यूक्लियस वाले हैं उनको जोड़ दोगे तो बन जाएगा ए, यानी एटॉमिक मास, और न्यूक्लियस के अंदर से सिर्फ प्रोटॉन के लोगे तो बन जाएगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे ही करवा रहा मैं। मान लीजिए सोडियम है, या चलो वो ले लो कैल्शियम, ले लो कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है। अगर पूछता है तुमसे कोई एटॉमिक नंबर यानी Z, तो बस प्रोटॉन की संख्या बता दो कितनी है। प्रोटॉन कितने हैं? 20 है, तो इसका एटॉमिक नंबर 20 है। अगर कोई पूछता है व्हाट इज एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कितने हो गया? 4। इस तरीके से जो है निकाल सकते हो बड़े आराम से। तो ये जो है नोट कर लो अच्छी तरीके से। और अब इसमें जो है नेक्स्ट थिंग इज के एटॉमिक मास निकालना आना चाहिए चीज़ों का। ठीक, तो एक टेबल है, सबको याद करना चाहिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन और सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। समझ में आई ये बात? नहीं आई? सिलिकॉन तक आ गए। सिलिकॉन के बाद होता है फास्फोरस, और फास्फोरस के बाद होता है तुम्हारा सल्फर। तो सल्फर यहाँ तक आ गया, समझ में? बोलो। अब हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऐसे करके बताओ जल्दी से। 1। कितने प्रोटॉन होते हैं? 1। और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? n होता है कितना? 0। कितना होता है? 0। उसमें न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन अकेला ऐसा एटम है जिसके अंदर जिसमें न्यूट्रॉन होते ही नहीं। और इसमें जो है ये कितना होगा? Z 1। और ये कितना होगा? क्योंकि ये क्या याद मत करो, इसलिए अभी जो फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ दोगे तो एटॉमिक मास बन जाएगा, A बन जाएगा, और प्रोटॉन देखोगे तो Z बन जाएगा। ठीक है, अब देखो हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 ही न्यूट्रॉन, तो ये इसका एटॉमिक नंबर 2 हो गया, मगर एटॉमिक मास 4 हो गया। इन दोनों को सम करके A बनता है और इसके P के बराबर Z बनता है। ठीक है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 सब कुछ 3 3 है, तो इसमें एटॉमिक नंबर तो वही जो प्रोटॉन के बराबर। यहाँ एक बार लिख लो प्रोटॉन, और यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इस तरह अच्छी तरह याद हो जाएगा। ठीक, तो जोड़ दो जरा इनको, कितना हो गया? 6। बेरिलियम 4 4 4 4 8। बोरॉन 5 5 5 10। कार्बन 6 6 6 12। नाइट्रोजन 7 7 7 7 14।
ऑक्सीजन 8 8 8 8 16, फ्लोरीन 9 9 9 9 और 18, नियोन 10 10 10 10 और 20, सोडियम 11 11 ये होता है 13, तो ये तो 12 तो 11 आ गया, ये कितना आ गया? इसमें 12 होते हैं और ये हो गया 23 है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, न्यूट्रॉन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ नहीं रहेंगे मगर इसमें न्यूट्रॉन 12 हो गए, ठीक है नहीं। हालांकि हमारा दिमाग में बात आ रही थी कि यहाँ पर 11 लिखा होना चाहिए था, मगर न्यूट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। अभी तक सेम रहते हैं 10 तक, उसके बाद कुछ कुछ सेम रहते हैं, बाकी अधिकतर इसके बढ़ते चले जाते हैं। ज़्यादातर में प्रोटॉन के मुकाबले न्यूट्रॉन ज़्यादा होगा। तो ये आ गया तुम्हारा मैग्नीशियम में 12 हाँ 12, इसमें 12 ही होगा, इसमें क्या आ गया 12 and 24। उसके बाद एल्यूमिनियम में जो है एल्यूमिनियम तो इस हिसाब से 24, then एल्यूमिनियम में 13 13 13 26 नहीं 13 और 26, यहाँ सिलिकॉन में 14 14 14 14 28, फास्फोरस 15 15 15 15 और 30, सल्फर में 16 16 16 इस तरीके से और भी रह सकते हो तुम, है ना, वो तो तुम्हारी मर्जी है अपनी। तो ये कम से कम ये वाली जो चीज़ है बच्चे को, हर बच्चे को याद होनी चाहिए कम से कम ये वाली चीज़ जो मैंने अब कराई। इसमें जो है हर बच्चे को ये नहीं याद होगी तो इसके बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते आपकी पूरी केमिस्ट्री। बल्कि ये और भी लंबी टेबल है, तो और बाकी बुक से या नेट से उठा लेना। चलो तो भाई अब ना तुम्हें आना चाहिए मॉलिक्यूलर मास निकालना। क्या चीज़? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है? जैसे हमने कहा भाई H2 हाइड्रोजन, अब तक तो H था, अब क्या बन गया H2। तो H का 2 का मतलब है 2 H हो गए, 2H। अगर H का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इसका मॉलिक्यूलर मास, H का एटॉमिक मास याद करो क्या था 1, तो 2 1 जा 2, ठीक। ऐसे अगर आपको निकालना है H2O का मॉलिक्यूलर मास, क्या निकालना सिखा रहे हैं हम? मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखा रहे हैं। तो सबके एटॉमिक मास जोड़ने हैं। H2O में देखो 2 तो हाइड्रोजन है तो 2H हो गया प्लस 1 ऑक्सीजन हो गया। तो हाइड्रोजन में कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है 16, तो कितना आ गया 18, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास आ गया। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। आई बात समझ में? ऐसे होता है HNO3 मान लो, HNO3 में H है, एक N है और 3 O है। तो H का मतलब 1 प्लस 14 प्लस O का कितना हो गया 16। तो अगर इनको सम करोगे तो कितना हो गया 14 और ये कितना हो गया 48 48 और 14 कितने हो गए 60, कितने हो गए 3 ग्राम पर मोल। ऐसे मान लो निकालना हो H2SO4 का, तो क्या करोगे 2 तो H है इसमें, एक S है और 4 O है, तो 2 × 1
प्लस सल्फर का कितना है, अरे बोलो भाई 30 प्लस 4 इंटू 16, इसको सम करके बताओ जल्दी कितना आ रहा। 64 गलत कर लिया नहीं बोलते हो। 64 प्लस 30 प्लस 2 कितना हो गया, 4 और 2 6, ये कितना, हाँ सही है, 96 ग्राम पर मोल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस तरह तुम किसी का भी निकाल सकते हो मोलिकुलर मास। एक और चलो निकाल लो ऐसे, अब बैठे हो तो खाली CaCO3, Ca कितना है 1, तो हम कह देंगे 1 तो Ca हो गया, प्लस C प्लस 3 किसके हो गए, ओके। तो Ca कितना है 40 प्लस ये कितना है 12 प्लस 3 इंटू 16, अब ये हो गया 48, यानी 40 प्लस 12 प्लस कितना हो गया 100। अब ये मैं बार बार लिख रहा हूँ ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ये ग्राम पर मोल का मतलब क्या है पहले समझो, ठीक? ये तो समझ में आ गया, इसका भी ले रहा हूँ। तो इसमें जो है ये क्या, अब ग्राम पर मोल लिख रहा मैं, तो मोल का मतलब क्या है? देखो केमिकल रिएक्शन बाय वेट नहीं होती, ना बाय मास होती। केमिकल रिएक्शन होती है बाय एटम। आज इस बात को फोकस कर लो माइंड में कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो एटम से एटम रिएक्ट करता है, ठीक है? मास से मास रिएक्ट नहीं करता। अगर तुम्हें बनाना है NH3, मान लो अमोनिया बनाना है, इसका नाम है अमोनिया, क्या नाम है अमोनिया, तो इसमें एक N 3 H के साथ ऐसे रिएक्ट करेगा। समझ में नहीं आई बात? मतलब 3 हाइड्रोजन एक इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, तीनों ने मिलकर नाइट्रोजन के साथ NH3 बना दिया, तो यहाँ बॉन्ड बनते हैं, ठीक? तो हमने कहा भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशो जो है वो 1/3 का है। एक नॉन नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। अगर मैं कहूँ मेरे पास 100 नाइट्रोजन है तो मुझे क्या कितने लाने पड़ेंगे, 300, बोलो भाई क्या लाने पड़ेंगे, हाइड्रोजन लाने पड़ेंगे। इसका मतलब 1/3 का रेशो रहता है। तो संख्याएं मिलती हैं आपस में, संख्याएं, नंबर्स। तो साइंटिस्ट के सामने प्रॉब्लम ये थी कि साइंटिस्ट कैसे पता लगाएं कितने नंबर हैं। भाई कितने मास लेना हमें, फिर भी लोगे तो मास में ही, कौन बैठ के गिनेगा? भाई मान लो आपके पास 18 ml कितना होता है, 18 ग्राम 18 ग्राम आपके पास मान लो वाटर है, तो उसके अंदर इतनी बड़ी संख्या में मॉलिक्यूल हैं कि आप कभी नहीं गिन सकते, दुनिया की कोई मशीन नहीं गिन सकती, इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल। क्योंकि मॉलिक्यूल, पार्टिकल, एटम क्या होता है, इतना बारीक होता है कि तुम्हारी उंगली पे अगर तुम एक पेन की डॉट लगा के हटा दो तो उसमें कई खरब पार्टिकल आ जाते हैं, तुम गिन नहीं सकते, तुम गिन नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने बोर्ड पे एक डॉट लगा दिया, इसमें अरबों खरबों पार्टिकल आ गए, समझ में आई बात? और इसने आते ही रिएक्शन शुरू कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड से भी और ऑक्सीजन, सब कुछ शुरू हो गया यहाँ पे। तो इतनी देर में सब कुछ हो गया। तो केमिकल रिएक्शन बाय नंबर होता है, केमिकल रिएक्शन इज डन बाय नंबर। और अगर नंबर के थ्रू आपको केमिकल रिएक्शन करवानी है देन आपको नंबर एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए कितना है। मगर आपके पास दिक्कत ये है कि आप फिर भी लेबोरेटरी में जब रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन फिर भी आप ग्राम्स में ही करवाते हो लेके। तो आपको अगर ये पता लग जाए कि कितने ग्राम में कितने पार्टिकल हैं, कितने एटम हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भाई मुझे वाटर ही बनाना, चलो मैं वाटर के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। तो अगर मुझे पता लग जाए कि मुझे वाटर में जो है कितने ग्राम में कितने हाइड्रोजन होते हैं,
तो मेरे लिए प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक सिस्टम बताया और उसका नाम जो है, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, साइंटिस्ट ने जिसने भी कराया काम बहुत ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें इसके लिए ज़्यादा लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम देखो व्हाट इज़ दी मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, ठीक है नहीं है, उसके ग्राम ले लो, एक फिक्स नंबर आएगा, एक क्या आएगा, फिक्स नंबर आएगा। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने एक संख्या बताई, जैसे हम बोलते हैं सेंचुरी, बताओ सेंचुरी का वो क्या है, 100। ऐसे हम बोलते हैं 1000 नंबर क्या होता है, 1000। ऐसे उन्होंने एक नंबर बताया, जैसे 1 मिलियन होता है, 1 बिलियन होता है, ऐसे उन्होंने एक संख्या बताई 1 मोल। और उन्होंने कहा कि ये होता है 6023 कितने जीरो हुए, गिनो जरा बैठ के। तो अगर कोई संख्या इतनी है, कोई ऑब्जेक्ट इतने हो जाए, इतने आदमी हो जाए, इतने पार्टिकल हो जाए, तो इसको 1 मोल कहो। जैसे 1000 होने पे क्या बोलते हो, 1000 बोलते हो, ऐसे इतने होने पे 1 मोल कहोगे आप। और इसको लिखने का एक तरीका हो रहा है 6.023 इंटू 23, याद कर लो, यहाँ पे 23, यहाँ पे 23, 10 की पावर 23, ठीक है। ये 1 मोल होता है, 1 मोल, ठीक। हम कहते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 ग्राम पर मोल, 1 ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन, इसका मतलब है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल, यानी इतने पार्टिकल हैं उसके पास, यानी 1 मोल पार्टिकल्स हैं, ठीक है नहीं। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के पास इतने पार्टिकल होते हैं, ये बताना चाह रहा है ये तुम्हें मॉलिक्यूलर मास, ठीक। आई बात समझ में। तो मॉलिक्यूलर मास में निकाल के दिखाया पिछली वीडियो में H2O का। तो हम कह देंगे H2O का आता है 18 ग्राम, तो हम कहेंगे 18 ग्राम जो तुम पानी रखते हो अपने पास, 18 ml, 18 ग्राम वाटर, उसके अंदर क्या होता है, हैज़ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, अरे बोल लो भाई, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। उसमें वाटर के इतने मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, ये लिख सकते हो वाटर। तो ये संख्या है, बस कुछ नहीं हो, ठीक। अब आपको रिएक्शन करवाना क्या हो गया, बोलो भाई, आसान हो गया, ठीक। 1 मोल एक संख्या बन गई, जैसे 100 है, इस तरह ये भी एक संख्या है 1 मोल, ठीक। तो अगर आपको मोल निकालना है, मोल निकालना सीखना है, मोल, तो इसको उतारना चाहो तो ले सकते हो भाई। तो ये आ गया समझ में। तो अब अगर हमसे कोई पूछता है कि आपको बताना है व्हाट इज दी, भाई फोटो एकदम से ले लो, मैं भी टाइम नहीं करना बीच में तो रोकने का। अब मोल कंसेप्ट के सिंपल क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक। क्या है मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन शुरू कर दो फटाफट। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से। तो बहुत ही सिंपल थी। अब एक बात और समझ लो आज के बाद, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ N2 + 3H2, तो इसका मतलब क्या है, N2 + 3H2 का मतलब क्या है,
पहले इसी के ऊपर रिसर्च कर लो कि है क्या चीज़ N2। अगर N के दो अलग अलग पार्टिकल टहल रहे हवा में तो उनको हम N2 नहीं कहेंगे, उनको हम कहेंगे 2N, क्योंकि ये भी अलग है ये भी अलग है। मगर अगर N और N आपस में 3 रस्सियों से बंधे हुए हैं, इनको बोलते हैं बॉन्ड, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई भी है, तो अब क्या कहा जाएगा N2। ठीक है नहीं है, चिपक गए अब हटेंगे नहीं, जब तक तुम हटाओगे नहीं जब तक हटेंगे नहीं। इसको बोलते हैं N2, इसको 2N नहीं कहेंगे, इसमें 2 नीचे लगता है। जब नहीं जुड़े हुए हैं तो 2 ऊपर लगता है, जुड़ गए तो 2 नीचे लगता है। अगर लिखा हुआ है 2H, इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 सेपरेट एटम, हाइड्रोजन के 2 सेपरेट एटम। और अगर लिखा हुआ है H2 तो हाइड्रोजन के 2 एटम मगर आपस में ऐसे चिपके हुए हैं कि अलग नहीं हो सकते, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कहलाता है। तो इस तरह आपके पास यहाँ पर रिएक्शन में दिखाई दे रहा N2 मॉलिक्यूल है और 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, और ये मिलके बनाते हैं 2NH3। इन्होंने मिलके बनाए 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के, इसको अमोनिया बोलते हैं NH3 को, याद कर लेना आज के बाद। क्या नाम है इसका? अमोनिया। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कम से कम तुम्हारे नाम याद रहने चाहिए, कम से कम क्या नाम होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल N2 का नहीं है, यहाँ 1 मोल N2 है। यहाँ देखो पीछे क्या लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ है नहीं ना, जो यहाँ लिखा हुआ है वो मोल्स है, मोल्स यानी 6.023 × 10⁻23, यानी 6.023 × 10⁻23 N2 है, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन के यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है H2 मॉलिक्यूल वो 3 है, तो यहाँ हम कहेंगे 3 मोल्स H2 है। H2 H कितना हो गया? 6। H2 कितना है? H कितना होगा? 3 × 6। H कितना है? H 6, मगर H2 कितना है? 3, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर तुम्हें जो है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.023 × 10⁻23, और यहाँ पे कितने हैं? 2 मोल हैं, 2 मोल्स, 2 × 6.023 × 10⁻23। आई बात समझ में? अब इधर आ जाओ नीचे। N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? N का कितना होता है? 14, तो 14 का 2 कितना हो गया? 28 ग्राम पर, यहाँ पे 28 ग्राम नाइट्रोजन मिलेगा, यहाँ पर 6 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34, 34 ग्राम तुम्हारी अमोनिया मिल गई तुम्हें। जोड़ के देख लो भाई, नाइट्रोजन का कितना होता है? N का 14 और 3 हाइड्रोजन कितने हो गए? 3, तो कितना आ गया? 17, तो 2NH3 कितना आ गया? 34। वापस पढ़ा पढ़ो ना, टेबल पढ़ो, तो ये आ गया समझ में तुम्हें। तो इस तरीके से हम बोलते हैं ग्राम्स ग्राम्स। अब हमें पता लग गया कि रिएक्शन करवानी है तो कितने ग्राम लेने पड़ेंगे। अब रिएक्शन देखो और बताओ, ठीक है। एक एक रिएक्शन और करवाते हैं, फिर तो और समझ में आ जाएगा। H2 + O2 = क्या होता है? 2H2, तो यहाँ लगाना पड़ेगा 2। बैलेंस है रिएक्शन, 10th क्लास में पढ़ रखी, बैलेंस करनी रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन का 2 मोल हाइड्रोजन के हैं, 2 मोल्स ऑफ H2, 2 मोल्स ऑफ H2 कितने ग्राम हो गए? 2 × 2 = 4, 4 ग्राम ऑफ H। इधर O2, तो हम कहेंगे यहाँ तो कुछ लिखा 1 लिखा हुआ है, तो 1 मोल ऑफ O2। इसका मतलब क्या हुआ? 32 ग्राम ऑफ O2। बोल लो भाई, O 32 ग्राम हो गई ऑक्सीजन। जब मिले तो H2O का निकाल के दिखा रखा है मैंने कितना होता है, तो यहाँ हो गया 2 मोल्स ऑफ H2O। बोलो
फिर अगर 2 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 ग्राम ऑफ H2O निकल गया। तो अगर तुम्हारे पास 36 ग्राम H2O है तो इसका मतलब तुम्हारे पास 2 मोल वाटर है ना। और समझाऊंगा अभी, जब तक समझ में आया तब तक नहीं, ठीक है। अभी इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी के सारे कर लेंगे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोई कहता है भाई फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ H2O, ठीक। तो हम कहेंगे हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये बताना है कि याद करो H2O का मोलिकुलर मास क्या है, कितना है H2O का मोलिकुलर, कितना 18। अभी निकाला था, दोबारा निकाल के दिखा देंगे, कोई दिक्कत। तो तुम्हें जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, एक ही प्रोसेस समझा रहा हूँ, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग सारे मतलब भाई क्या करेंगे, क्वेश्चन कर देंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, मान लो नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ H2O। तो हम कहते हैं भाई देखो, सबसे पहले निकालना सीखो व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ H2O। H2O में 2 H होते हैं, तो 2 इंटू H प्लस 1 ऑक्सीजन होता है, तो और हाइड्रोजन में कितना हो गया 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 16, दैट इज टोटल कितना हो गया 18 ग्राम पर। आगे बोलना चाहिए, मैंने समझाया था ना, होशियार होने का तरीका क्या है। अगर क्लास के अंदर होशियार बनना है तो आगे बोल लो, और अगर कम से कम समझना है तो कम से कम साथ बोल लो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। इसे बोलोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जब तक मुंह से नहीं बोलोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक। बोलो, या कम से कम क्या करो भाई, आगे बोलोगे तो इसका मतलब तुम सुपर डुपर बच्चे हो, तुम तो ईट में जाने वाले बस 700 प्लस वाले बच्चे हो। और अगर 700 प्लस नहीं लाने तब भी कम से कम 7 तो बोलो। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ सकता बच्चे जब तक बच्चा सिर्फ देख रहा है। जब बच्चा 7 बोलता है तो उसको समझ में आता है। तो क्लास में जब बैठे हो तो 7 बोल रहे हो। इस तरह से हमें पता लग गया कि इसका 18 ग्राम पर मोल है। इसका मतलब क्या है, 18 के नंबर ऑफ मोल्स in 18 gram of H2O is 1 mole। तो नंबर ऑफ मोल्स इन 1 ग्राम कितने हो जाएंगे, 1/18 मोल। अरे भाई 18 के लिए 1 मोल है तो 1 मोल के लिए क्या होगा, 1/18। तो भाई हमें पूछा किसके लिए, 100 ग्राम। तो हम कह देंगे नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम इतना हो जाएगा 100/18। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया कितने मोल्स बोलो, 18 मोल। तो इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5.55 मोल। 100 ग्राम वाटर में 5.55 मोल होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन और ही पूछ सकते हैं तुम्हारे से। तो मान लो ये हो गया। अब आगे जो है एनसीईआरटी के कल क्वेश्चन कराएंगे, जितने बचे जाएंगे ना सब क्लियर कर दूंगा, सारा कर दूंगा, है ना। अब तो इतना ही काफी है। 5.55